हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है भाई आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास आप पढ़ रहे हो, सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार को भाग 3 है। अभी इसके पहले आपने भाग 1 भाग 2 देख लिया है। अभी हम लोग आ गए हैं भाग 3 में। ठीक है, तो आज आप देखने वाले हो, देखिए, मुस्लिम सुधार आंदोलन। और भी आप देख रहे हो, लाइन से नीचे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन को। ठीक, तो आइए मुस्लिम सुधार आंदोलन को आप समझिए। आप देखते हैं कि यदि पश्चिम के प्रति जो प्रारंभिक हिंदू प्रतिक्रिया जिज्ञासा की थी, तो मुसलमानों की प्रथम प्रतिक्रिया अपने आप को संकीर्ण ढकने में, बंद करने और पश्चिमी प्रभाव से बचाने की थी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जो अभी पीछे के 2 वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो कैसे जो ब्रह्म समाज था, कैसे जो पश्चिमी विचार थे उससे प्रभावित होकर आपने देखा कि सती प्रथा पे और भी जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह थी, है ना, तो और बहु विवाह था, सब पे जो है, जो जो समाज सुधारक थे उन्होंने कैसे कड़ी आपत्ति करी है ना। तो इस तरह यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि हिंदू जो प्रतिक्रिया थी वो पश्चिम के प्रति जिज्ञासा की थी, वहीं जो मुसलमान थे वो अपने धर्म को, मतलब बिल्कुल जो पश्चिम का प्रभाव था उससे बचाने के चक्कर में पड़े थे, है ना, कि बिल्कुल भाई ये हमारे धर्म से छेड़छाड़ ना हो, ऐसा ये प्रतिक्रिया मुसलमानों की थी। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई भी मुसलमान इस अकेलेपन को छोड़ने को उद्यत नहीं था। ठीक है, तो आ जाइए अब पहला, अब जो आंदोलन हुए हैं उसको आप समझिए, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है। तो सबसे पहले आप देखिए वहाबी आंदोलन। अब वहाबी आंदोलन क्या है, आइए इसे आप समझिए। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसे वहाबी आंदोलन अथवा वली उल्लाह आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। वास्तव में यह पुनर्जागरण आंदोलन था। शाह वली उल्लाह, इनका समय है 1702 ईस्वी से लेकर के 1762 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर चिंता प्रकट की थी। उन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया। उनके योगदान के मुख्य 2 अंग थे। कौन कौन से हैं भाई? पहला आप देख लीजिए, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख न्याय शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, जिसके कारण भारतीय मुसलमान आपस में बेटे हुए हैं। माफ कीजिएगा, भारतीय मुसलमान इसको लेकर आपस में बटे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, उन्होंने धर्म में व्यक्तित्व अंत स्वचेतना पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जहां कुरान और हदीस के शब्दों की कभी कभी विरोधात्मक व्याख्या हो सकती हो, तो व्यक्ति को अपनी विवेचना तथा अंतर स्वचेतना के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ठीक, शाह अब्दुल अजीज तथा सैयद अहमद बरेलवी 1786 से 1831 का समय है, अहमद बरेलवी का, ने वली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने इसे राजनीतिक रंग भी दिया। इस विचार का आरंभ तब हुआ जब एक मौलवी अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, फतवा यानी जो धार्मिक आज्ञा होती है, दिया कि भारत एक दार उल हर्ब है। दार उल हर्ब, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको। अगर दार के बाद देखिए उल, और उसके बाद क्या है, हर्ब।
ठीक है, तो ये कर रहे हैं आप कि अब्दुल अजीज ने यह फतवा दिया कि भारत एक दार उल हर्ब है। अब इसका मतलब क्या है? दार उल हर्ब का मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब है काफिरों का देश, यानी जो मुसलमान नहीं हैं, है ना, तो वो हो गए काफिर, तो काफिरों का देश है। और इसे दार उल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या बनाने की आवश्यकता है? दार उल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। प्रारंभ में यह अभियान पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध था, परंतु 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय के उपरांत यह अभियान अंग्रेजों के विरुद्ध बदल दिया गया। यह आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक इसे वरिष्ठ सैनिक बल द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये समाप्त कब हो गया? 1870 में सैनिक शक्ति द्वारा इसे दबा दिया गया। ठीक, तो ये भाई आपने देखा वहाबी आंदोलन को। अब आ जाइए अगला आंदोलन, आप देखिए अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन क्या है, इसे आप समझिए। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण जो अंग्रेज सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे समय में सर सैयद अहमद खां का समय क्या है? 1817 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक का इनका समय है। तो इनका आगमन होता है। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो सर सैयद अहमद खां थे, ये 1857 के समय थे। इन्होंने देखी जो क्रांति थी और जो प्रतिहिंसा जो भाई अंग्रेज़ों द्वारा किया गया, जो हत्या की गई, तो इनके जो रिलेशन में थे, इनके रिश्तेदार भी उस हिंसा में मारे गए थे, है ना। तो विद्रोह हुआ था, आपने देखा था कि भाई विद्रोह में दोनों तरफ के लोग, हिंसा हुई थी और मारे गए थे। तो भाई आगे चलते हैं हम लोग। 1870 ईस्वी के बाद प्रकाशित सर विलियम विल्सन हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियासतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इंडियन मुसलमान के सुझावों पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। सर सैयद अहमद खां जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, अब हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। तो आपने शुरुआत में देखा कि मुसलमान शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे, उनके विचारों से क्या चाह रहे थे कि बिल्कुल अलग रखना चाह रहे थे, है ना। उनके प्रभाव से अपने धर्म को बिल्कुल भी अलग, जैसे पुरातन व्यवस्था चली आ रही वैसे ही मुसलमान चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो सर सैयद अहमद खां हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है अंग्रेज़ों की, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पाश्चात्य शिक्षा की ओर ये चाहते थे कि मुसलमान जो है पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करें। ठीक है, और अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। ठीक है, सर सैयद अहमद ने इस्लाम में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने के लिए वकालत की। अपने विचारों का प्रसार सैयद अहमद ने तहजीफ उल अखलाक, ध्यान दीजिए, आप जो अपने
जो सर सैयद अहमद खां थे, उन्होंने अपने विचारों का प्रसार तहजीफ उल अखलाक नामक पारसी पत्रिका द्वारा किया। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है, तहजीफ उल अखलाक का अर्थ है सभ्यता और नैतिकता। ठीक, आगे देखिए, सर सैयद अहमद खान ने कुरान का पर टीका लिखा और परंपरागत टीकाकारों की आलोचना करते हुए समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ सैयद अहमद ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 24 मई 1875 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ के अवसर पर प्राइमरी अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई और 8 जनवरी 1877 ईस्वी को इसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया। इस कॉलेज का उद्घाटन लॉर्ड लिटन ने किया था और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गवर्नर विलियम म्योर ने इसे भूमि प्रदान की थी। थियोडर बैक इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे। वर्ष 1920 ईस्वी में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले क्या था भाई? स्कूल था। उसके बाद 1920 में ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसको बदल दिया गया। आज भी हम देखते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो आगे देखिए, देवबंद आंदोलन। अगला आ जाइए, देवबंद आंदोलन। अब देवबंद आंदोलन क्या है आप इसे समझिए। मुसलमान उलमा ने जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन चलाया। तो भाई जो देवबंद आंदोलन था वो क्या था? पुनर्जागरणवादी आंदोलन था, जिसके क्या थे? 2 मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या है भाई? मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, और दूसरा क्या है? विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। ठीक है, तो भाई ये था। अब आगे देखिए, उलमा ने मोहम्मद कासिम बनवतवी, इनका समय है 1832 से 1880 का इनका समय है, और रशीद अहमद गंगोही, इनका समय है 1828 से 1905 ईस्वी तक के नेतृत्व में देवबंद जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में एक विद्यालय खोला। समय क्या है? 1866 ईस्वी में। और उद्देश्य यह था कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किए जाएं। पाठशाला के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण रूप से वर्जित थी। ये जो पाठशाला थी इसमें क्या था? पाठ्यक्रम में क्या था? अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण रूप से वर्जित थी। शिक्षा मौलिक इस्लाम धर्म की दी जाती थी और उद्देश्य यह था कि मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक तथा धार्मिक पुनरुद्धार किया जाए। यह अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतया विरुद्ध था। पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार की सहायता से मुसलमानों का कल्याण चाहता था। देवबंद विद्यालय विद्यार्थियों को सरकारी सेवा अथवा सांसारिक सुख के लिए तैयार नहीं करता था, अपितु इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए शिक्षा देता था।
इसके फलस्वरूप यहाँ भारत के भिन्न भिन्न भागों से तथा विदेशों से भी विद्यार्थी आने लगे। राजनीति में देवबंद शाखा ने 1885 ईस्वी में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत किया। 1888 ईस्वी में देवबंद के उलमा ने सैयद अहमद खां की बनाई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा धार्मिक आदेश दिया। कुछ आलोचकों की यह धारणा है कि देवबंद उलमा का समर्थन किन्हीं निश्चित राजनीतिक विश्वासों के कारण अथवा अंग्रेजों के कारण नहीं अपितु सर सैयद अहमद खां के क्रियाकलापों के विरोध में किया गया था। महमूद उल हसन 1851 से 1820 जो देवबंद शाखा के नए नेता थे, ने शाखा के धार्मिक विचारों, राजनीति तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयत्न किया। उन्होंने राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा मुस्लिम निष्ठाओं में समन्वय स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप जमात उल उलमा ने हसन के विचारों के अनुसार धर्म की रक्षा तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को भारत की एकता तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में रखकर एक ठोस रूप प्रदान किया। ठीक है, ये आपने समझा देवबंद आंदोलन को। अब अगला आ जाइए अहमदिया आंदोलन। ये क्या है भाई, ये कौन सा आंदोलन है, इसे आप लोग देखिए। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1909 इनका समय है ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में मसीहा और महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। 1890 ईस्वी में उन्होंने बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, अब आपने अभी तक जो मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए हैं उसे आपने देख लिया। अब अगला आ जाइए पारसी सुधार आंदोलन। इसे आप समझिए कि भाई पारसी सुधार आंदोलन में क्या हुआ है, इसे आप समझें। पारसी लोग भी इस नवीन सुधारवादी वातावरण से बच नहीं सके। आप देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य का जो सामाजिक आया है, जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, तो आपने देखा कि हिंदू भी मुसलमान भी प्रभावित हुए हैं और पारसी भी इस सुधारवादी जो वातावरण है उससे बच नहीं पाए हैं, है ना। ये समय 18वीं 19वीं सदी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो सामाजिक राजनीतिक जो उद्धार हुए हैं, सामाजिक और जो धार्मिक उद्धार हुए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए पारसियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1851 ईस्वी में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाए मजदाए स्नान सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की दोबारा प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इस आंदोलन के नेता थे नरोजी फरदोनजी, दादा भाई नरोजी तथा आर के कामा। इस सभा के संदेश को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रास्त गुफ्तार सत्यवादी चलाई गई।
पारसी धर्म तथा कर्मकांड को सुधारा गया तथा पारसी धर्म के नियम स्पष्ट किए गए। प्रयत्न यह किया गया कि पारसी स्त्रियों की दशा सुधारी जाए। पर्दा प्रथा समाप्त की गई, विवाह की आयु बढ़ा दी गई तथा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। धीरे धीरे पारसी लोग भारतीय समाज का सबसे अधिक पाश्चात्य प्रभावित पक्ष बन गया और भिन्न भिन्न सुधार आंदोलनों ने शिक्षित भारतीयों को एक आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान किया जो वे इस प्रचार के कारण खो बैठे थे कि पश्चिमी संस्कृति अधिक अच्छी है। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि हमारा प्राचीन धर्म तथा संस्कृति बहुत महान है। शिक्षित वर्ग को अत्यंत आवश्यक एक नया व्यक्तित्व भी मिल गया। इस सुधार आंदोलनों के कारण भारतीयों को बहुत से पुराने गले सड़े तथा झूठे रीति रिवाज को त्यागने में सहायता मिली, जिससे वे वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत विचारों के नवीन वातावरण में अपने आप को सामंजस्य कर सके। अपनी बड़ी बात यह थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि एक नवीन धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। इन सुधार आंदोलनों के कुछ प्रतिगमनात्मक पक्ष भी थे। कुछ सुधारकों ने साम्राज्यवाद के ढांचे के अंदर अंदर समाज सुधार किया और प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के प्रति अपने राजभक्ति प्रकट की, जैसा कि उदाहरण अभी आपने सर सैयद अहमद खां का देखा और भी कुछ लोग थे, है ना। दूसरे कुछ सुधारकों ने अपनी त्रुटियां मिटाते हुए पाश्चात्य समाज को ही अपना आदर्श बनाया। इसका एक अन्य पक्ष यह भी था कि बहुत से सुधारकों ने नगरों के उच्च तथा मध्य वर्ग तक ही अपने आप को सीमित रखा और ग्रामों में रहने वाले करोड़ों लोगों की अनदेखी कर दी। इसका एक अन्य पक्ष यह भी था कि इसके कारण उग्र धार्मिक प्रेम उदय हुआ, जिससे धार्मिक असहिष्णुता तथा सांप्रदायिकता का उदय हुआ। साम्राज्यवादी शक्तियों ने इसका लाभ उठाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो अब भाई आपने पारसी आंदोलन को समझा और क्या रणनीतियां चल रही थी, अंग्रेज के दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ लोग किस तरह से राजभक्ति प्रदर्शित कर रहे थे, वो भी आपने समझा। ठीक है, बाकी और अब आ जाइए सिख आंदोलन को आप लोग देखिए दोस्तों। सिख सुधार आंदोलन ये क्या है भाई, अब आप समझिए सिख सुधार आंदोलन को। सिख धर्म संसार का सबसे नवीन धर्म है ना, और इसके प्रणेता गुरु नानक थे। ये सबसे नया धर्म है सिख धर्म। और सबसे पुराना धर्म कौन सा है, जैसे हिंदू धर्म है इसको सनातन धर्म बोला जाता है। आपने देखा कि हमें इसके प्रमाण सिंधु सभ्यता है ना, वहाँ तक हमें मिले हैं। और तो इस पे तो भाई बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल आ जाइए सिख सुधार आंदोलन पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो नामधारी आंदोलन एक अन्य सिख धर्म सुधार आंदोलन था। इसके प्रणेता बाबा राम सिंह और उनके शिष्य बालक सिंह थे। 1920 ईस्वी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का गठन हुआ। यह आप अक्सर नाम सुनते होंगे, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। इसका कब हुआ है, गठन का समय क्या है, 1920 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में सिख गुरु द्वारा एक्ट पारित किया गया और 1925 ईस्वी में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, अब बाकी दोस्तों जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी
को आप समझ लीजिए। आइए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, है ना, जिसकी कुछ सुधारों को तो अभी आपने पीछे की वीडियो में भी पढ़ लिया है ना। एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से आप समझ भी लेंगे। तो 19वीं 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उसे आप जो है समझिए। जैसे जीवन के प्रति आधुनिक शिक्षा, विवेक, दया और विज्ञान पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक इन्हीं कारणों से 19वीं और 20वीं शताब्दियों में समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। राजा राममोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सुधारक थे। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी श्री गणेश किया। शीघ्र ही समाज सुधार धार्मिक सुधार का आवश्यक अंग बन गया। सभी संप्रदायों में अर्थात हिंदुओं में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये जितने भी आपने अभी नाम सुने, सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और मुसलमानों में, पारसियों में, सिखों में, सभी में यह देखने को मिला। अभी पारसियों के बारे में आपने पढ़ा, सिखों के बारे में आपने समझा, ठीक है। आगे देखिए, C.H. हेमनाथ ने हिंदू समाज में समाज सुधार का विश्लेषण करते हुए भारतीय समाज सुधार के इतिहास में 3 जो क्रमों का वर्णन किया है, वो कौन कौन से हैं आप समझिए। पहला अवस्था जो है जब सुधारकों ने धर्म बंधनों से बंधे, व्यक्तिगत रूप से विद्रोह किया। यह अवस्था राजा राममोहन राय के काल से 1880 तक चली। दूसरे क्रम में बेहराम जी मालाबारी और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह समाज सुधार आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर आया। तीसरी अवस्था तब आई जब समाज सुधार को राष्ट्र की आत्मा के जागरण के संग ही जोड़ दिया गया। इसे 20वीं शताब्दी के उग्रवादी नेताओं के कार्य से संबद्ध किया जाता है। इसमें चौथा क्रम उस काल में जोड़ा गया जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में समाज सुधार भारतीय समाज के सर्वतोमुखी पुनर्जीवन का भाग ही बन गया। ठीक है। समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, पुरुषों और महिलाओं में सबके हित के लिए त्याग की भावना जगाना। प्रथम प्रश्न यह था कि स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए, जैसे सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा बंद की जाए। विधवा विवाह को लोकप्रिय बनाया गया। पर्दा प्रथा थी उसे समाप्त किया जाए। इसके लिए शिक्षा का प्रबंध और अवसर दिए जाएं। उन्हें आर्थिक क्षेत्र में अग्रसर होने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जाएं। अंत में उन्हें वोट देने का अधिकार देकर भारत के राजनीतिक जीवन में सहयोगी बनाया जाए। दूसरा, समाज सुधार का मुख्य केंद्र हिंदू समाज में जाति पाति के बंधन और शूद्रों और विशेषकर अछूतों के प्रति दुर्व्यवहार था। इन दोनों प्रश्नों में पहला प्रश्न मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हमारे प्रयत्नों का मुख्य केंद्र बना रहा। दूसरी 20वीं शताब्दी में विशेषकर राजनीतिक स्वरूप के कारण। तो भाई ये सब जो सुधार थे जो आपने अभी सुना, ये सामाजिक सुधार थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के। ठीक है। और कुछ 20वीं शताब्दी के भी आप सामाजिक सुधार को समझें। 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन की विशेषता यह थी
कि अखिल भारतीय और प्रादेशिक स्तर पर बहुत सी संस्थाएं इस उद्देश्य से बनी। श्री महादेव गोविंद रानाडे ने सीमित उद्देश्यों को लेकर 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। 1903 में बंबई समाज सुधारक सभा बनाई गई। मद्रास में मिसिज एनी बेसेंट ने एक हिंदू सम्मेलन स्थापित किया। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ स्थापित किया गया। आगे चलकर इसका नाम हरिजन सेवा संघ रखा गया। स्त्रियों ने भी स्वयं भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। इसी प्रकार दलित जातियों ने स्वयं अखिल भारतीय दलित जातीय सभा और अखिल भारतीय दलित जातीय संघ स्थापित किए। यद्यपि कुछ सामाजिक बुराइयों जैसे भिक्षावृत्ति और समाज और शराब पीने की ओर ध्यान इस शताब्दी में गया भी, परंतु स्त्रियों की शूद्रों की अवस्था सुधारने के प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण रहे, विशेषकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उन्होंने पर्दे की निंदा की। अखिल भारतीय महिला संघ ने भी पर्दा प्रथा को बुरा कहा। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को पर्दे से बाहर आकर राष्ट्रीय आंदोलन, चरखा कातने और धरनों में भाग लेने को कहा। 1930 ईस्वी के महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और जेल भी गई। एक विदेशी पत्रकार ने जो यहाँ तक कहा कि यदि इस आंदोलन से और कुछ प्राप्त न हुआ हो, केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई हो, तो भी ये बड़ा काम हो गया। जब मुस्लिम लीग के प्रयत्नों के फलस्वरूप दलित वर्ग को पृथक स्थान देने का प्रयत्न किया गया, तो कांग्रेस तथा अन्य हिंदू संस्थाओं ने इसे अपना मध्य रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया। 1928 ईस्वी में कांग्रेस ने भी इस विषय में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि जाति प्रथा हिंदू जाति के एकीकरण में बड़ी बाधा है, अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए। छुआछूत तथा सभी अन्य बंधन समाप्त होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सभी प्रयत्नों को अनमना मात्र माना और गांधी जी की कड़ी आलोचना की। स्वयं बौद्ध बन गए तथा अपने मित्रों को भी बौद्ध बनने को कहा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया। दलित वर्ग के लोगों के लिए केंद्रीय तथा राज्य विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। ये सब ठीक दिशा में ठीक प्रयत्न हैं। जाति प्रथा समाप्त हो रही है। दलित वर्ग भारतीय राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक, तो भाई ये 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो सामाजिक सुधार था उसके बारे में आपने पढ़ा। तो वीडियो यार हो गया है बड़ा, तो दोस्तों ये इसी पे समाप्त करते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट है, इसे हम अगले वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।